राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 25 दिसंबर 2021 नासा ने 75,000 करोड़ की मशीन स्पेस में लॉन्च कर दी। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर पे यह मशीन अब लगातार ऑर्बिट करते हुए हमें ब्रह्मांड की हजारों इमेजेस भेज चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ जेम्स वेब टेलीस्कोप की, जो इस समय पूरे एस्ट्रोनॉमी साइंस की आंख बनकर ब्रह्मांड में छिपी हुई गैलेक्सीज, स्टार्स, ब्लैक होल्स और प्लैनेट्स को लगातार खोज रहा है। 34 साल पुराने हबल टेलीस्कोप साथ मिलकर जेम्स वेब ने कई ऐसे इमेजेस हमें दी है जिनकी मदद से नासा ने ब्रह्मांड के सबसे पहले ब्लैक होल्स और गैलेक्सी को बेहद करीब से देखा। फिलहाल अभी यह 2 टेलीस्कोप ऐसे हैं जो स्पेस में रहकर अभी कार्य कर रहे हैं। हबल बस अपनी लास्ट स्टेज पे है और कभी भी बंद हो सकता है। हालांकि जेम्स वेब अभी आने वाले 16 सालों तक हमारे साथ रहने वाला है, पर एक अकेले टेलीस्कोप के साथ हम पूरे ब्रह्मांड और उसके कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। इसके लिए हमें और एडवांस टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब की तरह और भी शक्तिशाली टेलीस्कोप लॉन्च करने का मिशन बनाया है। एक बार यह टेलीस्कोप जब लॉन्च हो गए तो हम घर बैठे ही एलियंस तक को देख पाएंगे। यह बेहद एडवांस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट में जीवों की तलाश से लेकर के उस पर पृथ्वी के इंसानों तक को भेजने की योजना बनाने वाले हैं। इसलिए इनके बारे में जानना और भी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए भविष्य के बेहद ही एडवांस टेलीस्कोप की अनोखी यात्रा में। कल्पना कीजिए कि एक ऐसे टेलीस्कोप की जो केवल परग्रही यानी एक्सोप्लैनेट के खोजने के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हो। इसके साथ साथ वे एलियन सिविलाइजेशन को भी डिटेक्ट करें और इसे डार्क मैटर और ग्रेविटी को भी पढ़ने के लिए बनाया हो। मैं बात कर रहा हूँ नैन्सी री जेरोमर टेलीस्कोप की, जो कि जेम्स टेलीस्कोप से ज़्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। बस आज से 3 साल बाद यानी मई 2027 को यह स्पेस में लॉन्च होगा और उसके बाद यह अंतरिक्ष में ऑर्बिट कर रहे हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ तीसरा टेलीस्कोप बन जाएगा जो स्पेस में कार्य करेगा। पर यह कार्य कैसे करेगा और इसकी वजह से हम कैसे एक्सोप्लैनेट और एलियन लाइफ तक को देख सकेंगे, आइए जल्दी से जान लेते हैं। रोमन स्पेस टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जहां हबल टेलीस्कोप विजुअल लाइट पर कार्य करता है। यह टेलीस्कोप इंफ्रारेड पर कार्य करते हुए उन जगहों को भी पेनिट्रेट करते हुए देख सकता है जहां पर धूल के घने बादल हो। इसके अंदर लगा प्राइमरी मिरर करीब 2.4 मीटर का है। हालांकि आकार में यह हबल टेलीस्कोप के बराबर ही है, पर उससे यह 100 गुना तक इमेज को कैप्चर कर सकता है। इतने विशाल इमेज को कैप्चर करने के लिए इसमें 300 मेगापिक्सल का एक कैमरा लगा हुआ है। असल में यह एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्राइमरी मिरर से आने वाले लाइट को प्रोसेस करके रेड इंफ्रारेड वेवलेंथ में प्रोड्यूस करता है। हालांकि यह हबल टेलीस्कोप की तरह ही कार्य करता है, बस इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा है। हबल की तुलना में यह 100 गुना विशाल एरिया को एक साथ में कैप्चर कर सकता है। नासा इसी कारण से इसे एक सर्वे मिशन कर बुलाता है। इसकी मदद से बेहद कम समय में स्पेस में मौजूद हजारों स्टार के इमेज को कैप्चर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यह इतनी प्रिसाइजली इमेज को कैप्चर कर गया कि हम इस अपने पृथ्वी पर बैठकर ही उस एरिया का हर जो स्टार है और गैलेक्सी को आसानी से देख पाएंगे। वाइड फील्ड कैमरे के साथ साथ इसमें दूसरे भी जरूरी इंस्ट्रूमेंट है। इसमें एक कोनोग्राफी भी लगा है जो कि यह पृथ्वी जैसे ग्रहों को आसानी से खोज सकता है। ब्रह्मांड में ग्रहों को खोजना सबसे मुश्किल कार्य है। आज तक कोई भी टेलीस्कोप इसे डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। यह ग्रह हमें तभी दिखाई और डिटेक्ट होते हैं जब ये किसी तारे की लाइट को कम या ज़्यादा करते हैं। इस मेथड को ट्रांजिट मेथड कहा जाता है, जिसमें एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट स्टार के जब भी पास होता है तब टेलीस्कोप कम लाइट रिसीव करता है और जब दूर होता है तो होस्ट स्टार से ज़्यादा लाइट प्राइमरी मिरर पे आता है।
ऐसे में अगर जो प्लैनेट को डायरेक्टली ऑब्जर्व करना है तो हमें उसकी लाइट को ऑब्जर्व करना होगा, और यह काम इस टेलीस्कोप में लगा कोरोनोग्राफी से इजी से किया जा सकता है, यानी कि CGI आसानी से कर सकता है। इससे लाइट के ब्लॉक होते ही हमें इस एक्सोप्लैनेट को टेलीस्कोप से डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाएंगे, और इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को भी जान सकेंगे। इसकी मदद से कई लाइट ईयर दूर हैबिटेबल जोन्स, उनकी सोलर सिस्टम की बनावट और एक सर्वे भी कर पाएंगे, जिसमें कई पृथ्वी जैसे ग्रह हैं शामिल होंगे। भविष्य में हमारा सभ्यता इस टेलीस्कोप के डेटा की मदद से हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट पे आसानी से जा सकेगी, और हो सकता है कि इंसान वहाँ पे रहने भी लग जाए। पर केवल सर्वे करना और एक्सोप्लैनेट को खोजना ही इस टेलीस्कोप का कार्य नहीं है। 32,000 करोड़ की यह मशीन हमारे गैलेक्सी की सेंटर में लगातार 400 दिनों तक फोकस करने वाली है। नासा गैलेक्सी सेंटर को इस टेलीस्कोप की मदद से पढ़ने वाला है, जिसे गैलेक्टिक वॉल्स सर्वे का नाम दिया गया है। गैलेक्टिक वॉल्स गैलेक्सी के सेंटर में जो स्टार फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है। इस इमेज में आप मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर को देख सकते हैं। इसी जगह को रोगन स्कोप टेलीस्कोप लगातार ऑब्जर्व करने वाला है। हबल से 100 गुना ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू होने के कारण यह बहुत सी एरिया को एक साथ और जल्दी कवर कर सकता है। रोमन टेलीस्कोप इंफ्रारेड वेवलेंथ जो है उसे धूल के बादलों को चीरते हुए हर 15 मिनट में एक इमेज लेगा। यह सिलसिला 62 दिनों तक लगातार किया जाएगा। नासा 62 दिनों तक इस कवरेज को इस टेलीस्कोप की जीवन कार्य में 6 बार करेगा, यानी कि कुल मिलाकर 400 दिनों तक की पूरी ऑब्जर्वेशन होगी। यह अब तक का सबसे लंबा एक्सपोजर होगा। इससे पहले किसी भी टेलीस्कोप से इतनी लंबे समय तक स्पेस में किसी जगह पर फोकस नहीं किया गया। वाइड फील्ड कैमरा और कोनोग्राफ की मदद से रोमन टेलीस्कोप अपने सर्वे से हजारों एक्सोप्लैनेट को आसानी से खोजेगा। इसकी मदद से हम लाखों तारा की हेल्प से उनके ग्रहों की ट्रांजिट मेथड से उन्हें डिटेक्ट कर पाएंगे। यह पहली बार होगा कि हम गैलेक्टिक सेंटर में स्टार के विशाल ग्रुप में ग्रहों को खोज रहे होंगे। इन ग्रहों का हैबिटेबल जोन, उनके चंद्रमा और लिक्विड वाटर की प्रेजेंस को भी जान पाएंगे। भविष्य में हमारा जो मानव जाति है वो भी इसका बहुत फ़ायदा उठा सकता है। यहीं से एलियन लाइफ की खोज और ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगी। स्टार्स और इन ग्रहों की खोजने के अलावा भी रोमन स्कोप टेलीस्कोप ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग के जरिए भटकते हुए एलियन रॉक्स को भी खोज सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एक भटकता हुआ एक्सोप्लैनेट अपने पीछे दिखाई देने वाले विशालकाय तारे से आने वाली लाइट को अपनी ग्रेविटी के कारण बैंड कर देता है। ऐसे में उस तारे की लाइट की ब्राइटनेस में लगातार बदलाव आते रहते हैं। इसे ही ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग कहा जाता है। ऐसा होने पे हम स्टार के लाइट के पैटर्न को भटकते हुए ग्रह यानी कि रॉक्स एक्सोप्लैनेट को आसानी से खोज सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके जरिए हम ब्लैक होल्स, राउंड ड्रॉप को भी आसानी से खोज पाएंगे। हालांकि इनमें से ही किसी भी रिजल्ट तक एक्यूरेट नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए लगातार एक समय तक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट पैरामीटर पे नाप पाएंगे। रोमन टेलीस्कोप इसी तरह टाइम डोमिनेशन सर्वे पे जा रहा है। वैज्ञानिक इस तरह की ऑब्जर्वेशन को टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी का नाम देते हैं। इस तकनीक के जरिए ही हम पहली बार बेहद सटीक तरीके से हजारों न्यूट्रॉन स्टार और स्टेलर ब्लैक होल को ढूंढ सकेंगे। नासा अपने इस टेलीस्कोप से माइक्रोलेंसिंग के जरिए 1000 से ज़्यादा न्यूट्रॉन स्टार और स्टेलर ब्लैक होल खोज सकता है, और कम से कम 1 लाख से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट को इस सर्वे के जरिए खोजे जाने की उम्मीद है। यह जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। पर इस टेलीस्कोप की मिशन की खास बात यह है कि यह जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी कोलैबोरेशन करेगा। नासा रोमन टेलीस्कोप से ली गई विशाल इमेज में
जब किसी खास प्लेनेट को ढूंढ लेगा तब जेम्स वेब वहाँ फोकस करके उस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर करेगा। वेब टेलीस्कोप का जो मिरर है और नियर इंफ्रारेड कैमरा है काफ़ी गहराई तक जाकर प्लेनेट की टेम्परल कंपोजिशन और मास तक को आसानी से जान सकेगा। इन दोनों टेलीस्कोप की मदद से हम भविष्य की कई ग्रहों, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल्स और कई चीज़ों को आसानी से ढूंढकर उनकी डिटेल स्टडी कर पाएंगे। पर इन सभी चीज़ों के बीच में सबसे कमाल चीज़ यह है कि रोमन टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप जो डेटा है वो पब्लिक होगा, यानी अगर जो आप कुछ भी सटीक करना चाहते हैं तो आप रॉ डेटा की मदद से स्टडी कर सकते हैं। पर 32,000 करोड़ का यह टेलीस्कोप आखिर पृथ्वी से कितना दूर होगा और कैसे वहाँ तक उसे पहुँचाया जाएगा, तो चलिए इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल हबल टेलीस्कोप को पृथ्वी से 500 किलोमीटर दूर लो ऑर्बिट में रहकर अपनी ऑब्जर्वेशन करता है। यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और रेडिएशन के कारण कई बार रिजल्ट उतने सटीक नहीं मिल पाते जितने चाहिए। इसी कमी को दूर करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 या फिर L2 पॉइंट पर सेट किया जाएगा। इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी की ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इक्वल होगा और एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, इसलिए यह किसी भी टेलीस्कोप के लिए सबसे सही पॉइंट होगा। यहाँ पर यह ऑर्बिट करते हुए पूरी ऑब्जर्वेशन कर सकता है। जेम्स वेब की तरह ही नासा अपने जो टेलीस्कोप को और भी लॉन्च करेगा इसी पॉइंट पे ही सेट करेगा और 3 साल बाद जेम्स वेब और रोमन टेलीस्कोप दोनों ही अपने ऑब्जर्वेशन चालू रखेंगे। करीब 2200 किलो की इस टेलीस्कोप को स्पेस में पहुंचाने के लिए हमें एक भारी रॉकेट की ज़रूरत होगी। यह कार्य स्पेस एक्स का फॉल्कन हैवी करेगा, जो सिर्फ पृथ्वी की लो ऑर्बिट में इसे रिलीज कर देगा। उसके बाद यह जेम्स वेब टेलीस्कोप इतने ही पृथ्वी से 15 लाख दूर अपने L पॉइंट पे, L1 या L2 पॉइंट पे वो पहुंच जाएगा और वहीं से अपने ऑब्जर्वेशन चालू कर देगा। पर नासा के और भी बड़े प्लान नासा हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी को बनाने के लिए सोच रहा है। साल 2040 तक इसे लॉन्च करने की भी उम्मीद है। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका मिशन हैबिटेबल जो प्लेनेट है उस पर जीवन को खोजने पर ही निर्भर करता है। इस ऑब्जर्वेटरी में एक सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप भी लगा होगा जो 25 सबसे नज़दीकी जो हैबिटेबल प्लेनेट है उसे डायरेक्ट इमेजिंग करेगा। स्पेक्ट्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम इन ग्रहों पे केमिकल सिग्नेचर भी हासिल कर पाएंगे। प्लेनेट में कितनी ऑक्सीजन, मीथेन और वाटर वेपर है वो सब भी इसकी मदद से जाना जा सकेगा। ग्रहों के अलावा यह ऑब्जर्वेटरी गैलेक्सी की जन्म और स्टार फॉर्मेशन और कई कॉस्मिक स्ट्रक्चर और फिजिक्स को समझने में हमारी मदद करेगा। बस हमें 2040 का इंतज़ार करना है जब पहली बार इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले तक हम 2032 तक रोमन स्पेस टेलीस्कोप को उसकी डेटा को एनालाइज करके इनकी पॉसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा हद तक सच कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यह मैंने रोमन स्पेस जो टेलीस्कोप है उसके बारे में बात की है और ये जाना है कि यह भविष्य में कैसे एक्सोप्लैनेट्स और ब्लैक होल्स को खोज पाएगा। तब तक के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।